किनारे पर कुछ पुराने बांस पड़े थे। थोड़ा दूर फटा हुआ तिरपाल भी पड़ा था। गौरी के मन में अचानक एक विचार आया और बांस उठाकर लाने लगी। कुछ देर बाद उसने नाव के बीच में बांस खड़े करने शुरू किए। फिर ऊपर से तिरपाल बांधने की कोशिश करने लगी। ये आसान काम नहीं था, लेकिन वो कोशिश करती रही। शाम होने लगी थी। मधु मछलियां पकड़कर वापस लौट रहा था। जैसे ही उसकी नाव किनारे पहुंची, वो एक पल के लिए रुक गया। उसने देखा नाव के बीच में बांस खड़े थे और ऊपर फटा हुआ तिरपाल बंधा हुआ था, जैसे कोई छोटा सा छप्पर बन रहा हो। मधु हैरान होकर बोला, गौरी, ये क्या कर रही हो? सुबह सुबह से नाव में ये सब क्यों जमा कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? सोच रही थी, अगर हमें कुछ दिन यहीं रहना है तो क्यों ना इस नाव को ही थोड़ा घर जैसा बना दे। कम से कम ऐसा लगे कि हमारे पास रहने की कोई जगह तो है। जब जमीन ने हमें अपना घर नहीं दिया और हर जगह से हमें ठुकरा दिया गया, तो क्यों ना नदी को ही अपना घर बना ले। यही नाव हमारी छत बन जाए और यही पानी हमारी दुनिया। मधु ने धीरे धीरे नदी की तरफ देखा। लहरें हल्की हल्की चमक रही थीं। उसकी दिल में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। शायद सच में यही छोटी सी नाव एक दिन उनका घर बन सकती थी। वो सब लोग नाव में बैठे ही थे कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया। नाव हल्की सी जोर से हिल गई। बाबा, ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? नाव भी बहुत ज्यादा हिल रही है। गौरी ने ये सुनकर तुरंत ऊपर बंधे तिरपाल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया। बिजली चमकने लगी। दूर कहीं गरज की आवाज गूंज रही थी। नदी की लहरें भी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं। नाव बार बार हिल रही थी। सुनिए जी, अगर तूफान सच में आ गया तो ये छोटी सी नाव इतनी तेज हवा और लहरों को कैसे सह पाएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत गौरी, मैं हूं ना। जब तक मैं यहाँ हूं, तुम्हें और चंदू को कुछ नहीं होने दूंगा। हम सब मिलकर इस रात को भी पार कर लेंगे। लेकिन सच तो ये था कि उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें, फिर कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश। पानी तेजी से गिरने लगा। तिरपाल के नीचे भी पानी टपकने लगा। नाव जोर जोर से डोल रही थी। मधु पूरी ताकत से नाव की रस्सी पकड़े खड़ा था। तेज हवा बार बार नाव को झटके दे रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। बिजली चमक रही थी और नदी की लहरें जैसे उफान मार रही थीं। उस पल उसके दिल में एक ही ख्याल आया, अगर ऐसा तूफान फिर आया तो हम कैसे बचेंगे? तूफान पूरी रात चलता रहा। कभी हवा तेज हो जाती, कभी बारिश और जोर से बरसने लगती। मधु पूरी रात जागता रहा। वो बार बार रस्सी कसता, तिरपाल ठीक करता और अपने परिवार को संभालता। आखिरकार कई घंटों बाद तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। बारिश भी रुक गई, लेकिन वो रात मधु कभी नहीं भूल सकता था। सुबह जब सूरज निकला, नदी फिर से शांत थी। हल्की धूप पानी पर चमक रही थी, लेकिन नाव की हालत देखकर मधु का दिल बैठ गया। तिरपाल कई जगह से फट चुका था। कुछ सामान भी भीग गया था। बाबा, अगर फिर से तूफान आ गया तो? मधु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक पक्का फैसला था। वो खड़ा हुआ और बोला, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हम हर रात डरते हुए नहीं जिएंगे जैसे अभी तक जी रहे थे। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे ठीक से समझाओ। अगर हमें यहीं रहना है तो हमें इस नाव को सच में घर बनाना होगा। ऐसा घर जो थोड़ा मजबूत हो, जहां हम बिना डर के रह सकें और हर रात सुकून से सो सकें। सच बाबा? क्या ये सच में हमारा असली घर बन जाएगा?
जहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा? हाँ बेटा, अब हम इस नाव पर एक मजबूत घर बनाएंगे। छोटा ही सही, लेकिन ऐसा घर जो हमारा अपना होगा और जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। उस दिन से मधु ने काम शुरू कर दिया। वो नदी किनारे से मजबूत बांस लाने लगा, पुरानी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, रस्सियां और तख्ते जुटाने लगा। गौरी भी उसकी मदद कर रही थी। चंदू छोटे छोटे काम करने लगा। गांव के कुछ लोग दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था, लेकिन मधु अब किसी की परवाह नहीं कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, एक दिन यही नाव हमारा सबसे प्यारा घर बनेगी। मधु ने सबसे पहले नाव के बीच में मजबूत बांस गाड़े, फिर उन पर लकड़ी के तख्ते बांधे, ऊपर से मोटा तिरपाल बांधकर छप्पर बना दिया। अब नाव पहले जैसी खुली नहीं रही थी, उसके बीच में एक छोटा सा कमरे जैसा हिस्सा बन गया था। गौरी उसे देखकर हैरान रह गई। सच में अब ये नाव पहले जैसी नहीं लग रही। इसे देखकर तो सच में लगता है जैसे ये हमारा छोटा सा घर बन गया हो, जहां हम तीनों साथ रह सकते हैं। अभी तो बस शुरुआत है गौरी, धीरे धीरे इसे और अच्छा बना देंगे। थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ेंगे, इसे मजबूत करेंगे, फिर देखना ये नाव ही हमारा सबसे प्यारा घर बन जाएगी। अम्मा देखो, हमारा घर पानी पर तैर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे हम नदी के बीच अपना छोटा सा घर लेकर रह रहे हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। नई जगह, नई जिंदगी। कुछ ही दिनों में नाव का वो छोटा सा घर थोड़ा और ठीक हो गया। गौरी ने एक कोने में छोटा सा चूल्हा बना लिया, पुराने घर के बर्तन भी वहीं सजा दिए। चंदू के सोने के लिए फटा हुआ कंबल एक कोने में बिछा दिया गया। अब सच में वो नाव एक छोटे से घर जैसी लगने लगी थी। एक सुबह मधु हमेशा की तरह जाल लेकर नदी में गया। उसने जाल पानी में फेंका और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचा। इस बार जाल भारी था। मधु का दिल जोर से धड़कने लगा। जब जाल बाहर आया तो उसमें बहुत सारी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। इतनी मछलियां उसने कई दिनों से एक साथ नहीं देखी थीं। मधु की आंखों में चमक आ गई। आज तो किस्मत सच में मेहरबान हो गई। वो तुरंत मछलियां लेकर गांव के बाजार गया। सारी मछलियां अच्छे दाम में बिक गईं। इतने पैसे मिल गए कि कई दिनों बाद वो भरपूर सामान खरीद सका। वो चावल, दाल, सब्जियां और थोड़ा गुड़ लेकर वापस नाव पर आया। जब मधु वापस लौटा तो गौरी ने हैरानी से पूछा, इतना सारा सामान, ये सब कहाँ से ले आए आप? आज तो लगता है जैसे नाव भरकर चीजें ले आए हैं। आज नदी ने हमारा साथ दिया है। जाल में अच्छी मछलियां फंसी, उन्हें बेचकर थोड़ा पैसा मिला, उसी से ये जरूरी सामान ले आया हूँ ताकि हमारा ये छोटा सा घर थोड़ा और ठीक बन सके। गौरी ने तुरंत चूल्हा जला दिया। थोड़ी ही देर में नाव में खाने की खुशबू फैल गई। चंदू खुशी से उछलने लगा। मधु ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में सुकून उतर आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी बात फैलने लगी। लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना तुमने? नदी पर एक मछुआरा अपने पूरे परिवार के साथ नाव में रहता है। कहते हैं उसने अपनी छोटी सी नाव को ही घर बना लिया है और उसी पर दिन रात गुजारा कर रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। लोग कह रहे थे कि वो आदमी बड़ी मेहनत करता है, दिन में मछलियां पकड़ता है और शाम को उसी नाव पर अपने परिवार के साथ रहता है। कई लोग जिज्ञासा में नदी किनारे आने लगे। दूर से खड़े होकर वे उस नाव को देखते। धीरे धीरे मधु का नाव वाला घर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। चंदू एक दिन खुशी से बोला, बाबा देखो, लोग हमारा घर देखने आ रहे हैं। मधु ने नदी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जिस नाव में वो मजबूरी में रहने आया था, अब वही नाव उसके साहस और मेहनत की पहचान बनती जा रही थी। एक दिन दो अजनबी लोग नदी किनारे पिकनिक मनाने आए। उनके कपड़े और बोलने का तरीका देखकर साफ लग रहा था कि वो पास के शहर से आए थे। वे कुछ देर तक मधु के नाव वाले घर को देखते रहे। फिर उनमें से एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे भाई,
क्या सच में तुम लोग इस नाव में रहते हो? दूर से देखकर तो मुझे लगा था कोई छोटी सी झोपड़ी पानी पर तैर रही है, लेकिन पास आकर समझ आया कि ये तो सच में नाव है। हाँ साहब, यही हमारा घर है। कुछ समय पहले तक हमारे पास जमीन पर झोपड़ी थी, लेकिन अब यही नाव हमारी छत भी है और यही हमारी दुनिया भी। वाह, ये तो बहुत अलग है। पानी के ऊपर तैरता हुआ घर। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। सच में बड़ा अनोखा लग रहा है। अगर एक रात यहाँ रुकने को मिल जाए तो सच में मजा ही आ जाए। शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर नदी के बीचों बीच ऐसी शांत जगह पर रात बिताना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा। चारों तरफ सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज, ऊपर खुला आसमान, चमकता हुआ चांद और ठंडी हवा। ऐसा माहौल शहरों में कहाँ मिल पाता है। यहाँ बैठकर मन भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और प्रकृति के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। सच कहूँ तो ऐसी जगह पर एक रात गुजारना यादगार बन जाएगा। मधु और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद मधु बोला, रुकने को मतलब आप लोग सच में यहाँ रहना चाहते हैं? हाँ, हम शहर से आए हैं। अगर तुम हमें एक रात यहाँ रहने दोगे तो बदले में हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। अगर आपको सच में रहना है तो रह सकते हैं। उस रात वे दोनों आदमी मधु के नाव वाले घर में रुके। उन्हें नदी की ठंडी हवा, लहरों की आवाज और पानी के ऊपर तैरता घर का अनुभव बहुत अच्छा लगा। सुबह जाते समय उन्होंने मधु को पैसे दिए। मधु पैसे देखकर हैरान रह गया। इतने पैसे तो उसे कई दिन मछली पकड़ने के बाद भी नहीं मिलते थे। हम शहर जाकर सबको बताएंगे कि नदी पर एक मछुआरे का तैरता हुआ घर है। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी। अब पास के शहरों से लोग आने लगे। कोई एक रात रुकता, कोई सिर्फ देखने आता, कोई नदी का नजारा देखने के लिए बैठ जाता और बदले में मधु को पैसे देने लगे। लेकिन गांव में कोई भी बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। धीरे धीरे ये खबर जमींदार रघुवीर सिंह तक भी पहुंच गई। मालिक, वो मधु मछुआरा जिसे आपने उसके घर से निकाला था, क्या हुआ उसे? अब वो नदी पर नाव में घर बनाकर रहता है और शहर से लोग वहां ठहरने आते हैं और उसे पैसे देते हैं। ये सुनकर रघुवीर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में लालच जाग उठा। अगले ही दिन वो नदी किनारे पहुंचा। मधु उस समय अपनी नाव ठीक कर रहा था। अचानक उसने आवाज सुनी, क्यों मधु, बड़ा नाम हो गया तुम्हारा। आजकल तुम्हारी इस नाव वाले घर की चर्चा हर जगह सुनने को मिल रही है। मधु ने मुड़कर देखा। सामने वही जमींदार रघुवीर सिंह खड़ा था। कहिए मालिक, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या काम था मुझसे? तुम्हारा ये नाव वाला घर तो बड़ा मशहूर हो गया है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और कुछ तो यहाँ रात बिताने की भी बात करते हैं। अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो। तुम ये नाव वाला घर मुझे दे दो। ये अनोखी चीज है। लोग इसे देखने के लिए पैसे भी देंगे और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा वही पुराना जमीन वाला घर वापस दे दूंगा जहां तुम पहले रहा करते थी। मधु कुछ पल चुप रहा। गौरी ये सुनकर चौंक गई। चंदू भी मधु की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर धीरे से मधु बोला, माफ कीजिए मालिक, जब हमें घर से निकाला गया था तब यही नाव हमारे काम आई थी। अब यही हमारा घर है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ पल तक मधु को घूरता रहा, फिर गुस्से में मुड़कर चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। नदी पर बना मधु का नाव वाला घर अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। पास के शहरों से लोग वहां रुकने आने लगे थे। किसी को नदी की ठंडी हवा पसंद आती, किसी को पानी पर तैरते घर का अनुभव। लोग वहां एक दो रात रुकते और बदले में मधु को पैसे देते। मधु हर बार उन पैसों को बहुत संभाल कर रखता। सुनिए जी, अगर ऐसे ही लोग आते रहे और यहाँ रुकने के लिए पैसे देते रहे तो शायद एक दिन हम फिर से अपना घर खरीद सकेंगे। छोटा ही सही, लेकिन अपना एक पक्का घर होगा जहाँ हमें कोई निकाल नहीं पाएगा।
हाँ गौरी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने जितनी मुश्किलें देखी हैं, उसके बाद अब लगता है कि हमारी किस्मत भी धीरे धीरे बदल रही है। कई महीनों की मेहनत के बाद मधु के पास काफी पैसे जमा हो गए। एक दिन वो सीधे जमींदार रघुवीर सिंह के पास गया। जमींदार उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। क्यों मधु, यहाँ कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद मेरे दरवाजे पर क्या काम पड़ गया तुम्हें? मालिक, मैं अपनी जमीन और अपना पुराना घर वापस लेने आया हूँ। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने पैसे जुटाए हैं और आज मैं अपना हक लेने आया हूँ। मधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, अगर तुमने पूरा पैसा चुका दिया है तो अब वो जमीन फिर से तुम्हारी हुई। आज से उस पर तुम्हारा ही हक है। कई महीनों बाद उसे अपना घर वापस मिल गया था। जब मधु अपने पुराने घर के पास पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। छत कई जगह से टूटी हुई थी, दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, आंगन में घास उगाई थी। गौली ने घर को देखा और धीरे से बोली, लेकिन ये फिर भी हमारा ही घर है। चाहे कितनी भी टूट फूट क्यों ना हो गई हो, दीवारें पुरानी हो गई हो, फिर भी ये जगह हमारी यादों से जुड़ी है। हाँ, और अब हम इसे फिर से ठीक करेंगे। धीरे धीरे इसकी मरम्मत करेंगे, इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे ताकि हमारा परिवार फिर से यहीं आराम से रह सके। धीरे धीरे मधु ने घर की मरम्मत शुरू की। नए बांस लगाए, छत ठीक की, दीवारों पर नई मिट्टी चढ़ाई। कुछ ही दिनों में वो टूटा हुआ घर फिर से रहने लायक बन गया। लेकिन मधु ने अपना नाव वाला घर भी नहीं छोड़ा। वो अब भी नदी पर था और लोग अब भी वहां रुकने आते थे। एक दिन दो लोग मधु के घर के सामने आए। मधु बाहर निकला, सामने उसके चाचा और चाची खड़े थे। वे थोड़े संकोच में थे। चाचा ने धीमी आवाज में कहा, मधु, हमें तुमसे थोड़ी बात करनी है। काफी दिनों से सोच रहे थे तुमसे मिलने आए, इसलिए आज खुद ही यहाँ चले आए। तो हमने सोचा अगर कभी हमें भी उस नाव वाले घर में रहने का मौका मिल जाए, बस 1-2 रात के लिए ही सही, ताकि हम भी देख सकें कि पानी पर तैरते उस घर में रहना कैसा लगता है। हमें पता चला है कि तुम्हारा नाव वाला घर अब बहुत मशहूर हो गया है। लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ रुकते हैं और तुम्हें अच्छे पैसे भी देते हैं। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। नाव वाले घर में तो लोग पैसे देकर रुकते हैं। जो भी वहाँ ठहरता है वो उसके लिए पैसे देता है। उसे याद था जब यही लोग उन्हें बेइज्जती करके भगा चुके थे। मधु ने चाचा चाची की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोला, लेकिन आप लोग मेरे अपने हैं। आपको वहाँ रुकने के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आराम से वहाँ रह सकते हैं, और अगर मन हो तो हमारे इस घर में भी रह सकते हैं। जो कुछ दिन पहले हुआ उसे मैं दिल में नहीं रखता। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। अगर मैं भी वही करूं जो आपने हमारे साथ किया था, तो फिर आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। मधु, उस दिन जब तुम हमारे दरवाजे पर मदद मांगने आए थे, तब हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था। तुम मुश्किल में थे, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार था, लेकिन फिर भी हमने अपने ही खून को ठुकरा दिया। उस समय हमें बस अपनी परेशानी और डर दिखाई दिया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। आज हमें एहसास हुआ है कि असली अमीरी पैसे या जमीन में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिल में होती है। बेटा, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। चाचा, रिश्ते नाराजगी से नहीं टूटते। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अपनी गलती को समझ लेना और उसे सुधारने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप लोग मेरे अपने हैं और अपने लोगों से दिल में बैर रखकर कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए। यहाँ हमेशा आपका स्वागत है। चाचा चाची के आंसू आ गए। मुश्किल हालात इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और अच्छे दिल के साथ आगे बढ़ता है, वो एक दिन जरूर सफलता हासिल करता है। और जो इंसान दूसरों के साथ भलाई करता है, वही सच्चे अर्थों में सबसे अमीर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। अपना प्यारा सा कमेंट करिए रेड हार्ट इमोजी के साथ।